हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन का ये थर्ड लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक कवर कर रहे थे, ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, कि जो भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, वैश्विक ईंधन है, उसको किस हिसाब से हम उनका कंजप्शन कर रहे हैं, मतलब यूज़ कर रहे हैं, और आगे जाकर वो हमारे लिए कितने बचेंगे। तो उस टॉपिक को हम कवर कर रहे थे। इसमें हमने फॉसिल फ्यूल्स पढ़ लिया था। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ऑयल। ठीक है, ऑयल में हमें पढ़ना है कि ऑयल में क्या है। तो देखो, ऑयल क्या है, जो कच्चा तेल का उत्पादन सन 1973 में 19.96 बैरल थी, वह आज कितना हो गया, 232 बैरल उत्पादन हो रहा है। यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है जो ऑयल का, वो पहले कितना था, 19.96 था, बट अब कितना हो रहा है, 232 बैरल हो रहा है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा कंजप्शन जो हो रहा है उसका बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है उसका बढ़ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं उसकी खपत क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और अगर इसी हिसाब से अगर खपत इसकी बढ़ती रही, या प्रोडक्शन होता रहा, या कंजप्शन होता रहा ऑयल का, तो आने वाले समय में जो हो जाएगा, जो हमारे पास ऑयल है वो क्या हो जाएगा, समाप्त होने की कगार पर आ जाएगा। तो 2225 तक समाप्त तेल का भंडार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम बेसिकली क्या पढ़ रहे थे, इस टॉपिक में हम यही पढ़ रहे थे कि हमारे जो फॉसिल, जो भी हमारे पास फ्यूल्स हैं, वो किस तरीके से कंजप्ट हो रहे हैं, और वो आगे जाकर हमारे लिए कितने बचेंगे, और कब जाकर वो हमारे ख़त्म हो सकते हैं। सी क्या है हमारे पास, नेचुरल गैस, जो हमारे पास प्राकृतिक गैस होती है। देखो, प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन पहले क्या होता था, कंजप्शन उसका कम होता था। 1990 में लगभग कितना हो रहा था, 1810 घन मीटर उत्पादन किया जाता था। ठीक है, बट इसकी खपत भी बढ़ रही है, ये भी शीघ्र समाप्ति की ओर होता जा रहा है। यानी कि इसकी भी क्या हो रहा है, ये खपत जो हो रही है बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है समय के साथ, और इसका भी क्या होगा, धीरे धीरे से क्या होना है, समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। फोर्थ आता है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी सब लोग आप लोग जानते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी भाई क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी देखिए क्या होती है। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, हमारे पास यूरेनियम यूज़ करते हैं हम लोग, 235 का यूरेनियम यूज़ करते हैं। ठीक है, यूरेनियम यूज़ करते हैं, और जो 5% या अप्रॉक्स 8% तक वो प्योर होता है, क्योंकि वो फुल प्योर तो यूज़ नहीं कर सकते। फुल प्योर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर क्या करते हैं, कि हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, वो हिट करता है यूरेनियम को जाकर, और उससे फिर वो स्प्लिट होते हैं, मतलब टूटते हैं। जैसे कि सपोज करो ये यूरेनियम है, ये न्यूट्रॉन है, ये यूरेनियम है 235 का, तो इससे हिट करेगा तो ये स्प्लिट्स होगा अलग अलग टाइप्स में जाकर। तो इस तरीके से जो होगा हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। वो अलग प्रोसेस है पूरा, मतलब जैसे कि जो वाटर होगा वो बॉयल होना शुरू होगा, फिर उसमें से भाप बनना शुरू होगी, फिर वो टरबाइंस को रोटेट कराएगा, फिर उससे पूरी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस होगा, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स का यूज़ होगा। तो वो अपने आप में एक पूरा प्रोसेस है न्यूक्लियर एनर्जी का। तो ये कह रहे हैं कि नाभिकीय ऊर्जा का विकास अमेरिका द्वारा सन 1957 में किया गया था। सन 2000 तक 2 × 10⁶ गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जा चुका है। न्यूक्लियर एनर्जी भी भविष्य पर निर्भर करता है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है काफ़ी कुछ भविष्य पर हमारे निर्भर करता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर हम लोगों ने ग्लोबल फ्यूल रिजर्व्स के अंदर हमने 5 चीज़ें देख ली। फॉसिल फ्यूल्स देख लिया, ऑयल देख लिया, नेचुरल गैस देख लिया, न्यूक्लियर एनर्जी देख लिया। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रो पावर। ठीक है, हमें देखना है इसका हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो पावर मतलब जल शक्ति। तो जल शक्ति का उपयोग भी 100 वर्ष से अधिक समय से होता आ रहा है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि भाई हम लोग हाइड्रो पावर का बहुत यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, सारी चीज़ करने के लिए। जियो थर्मल एनर्जी का बहुत यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो जल शक्ति के उपयोग के मामले में भारत, चीन, भूटान आदि अग्रणी देशों में आते हैं। तो इसका भी जो हो रहा है कि यूज़ बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो एट द टाइम यही होगा कि इसका भी हो जाएगा, फ्यूचर में अगर दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 टॉपिक इसमें पढ़ लिए ग्लोबल फ्यूल रिजर्वायर में, कैपेसिटी फैक्टर के बाद। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस ऑन क्लाइमेट। ठीक है, क्या इम्पैक्ट है एनर्जी का यूजेस ऑन क्लाइमेट पे। अगर हम एनर्जी का तो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी का तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना, कंजप्शन कर रहे हैं हम लोग एनर्जी का, तो उसका कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इम्पैक्ट भी होता है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। तो देखिए, जलवायु पर ऊर्जा उपयोगों के प्रभाव।
तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई जलवायु क्या होती है, ठीक है, क्योंकि जलवायु शायद में भी आप लोगों को पता है नहीं पता है। सबसे पहले समझते हैं जलवायु क्या होता है। देखो, जलवायु शब्द किसी स्थान पर पिछले कई वर्षों से अंतराल में वहाँ के मौसम की स्थिति को बताता है। देखो, जलवायु और मौसम में डिफरेंस है दोनों में, ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जलवायु और मौसम में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को इस चीज़ में क्लियर कर देता हूँ। देखो, मौसम क्या होता है, जो चेंज होता रहता है ना, सुबह शाम दोपहर रात में, इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है। उसका टेम्परेचर, कभी मैक्सिमम टेम्परेचर हो रहा है, कुछ मिनिमम टेम्परेचर हो रहा है। अच्छा, वेदर, वायु की स्थिति हो गई, ठीक है, बादलों की स्थिति हो गई, इस तरीके से वर्षा का पूर्ण अनुमान हो गया। तो ये सारा हमारा किस में आ जाएगा, वेदर में, मतलब मौसम में आ जाएगा, ठीक है, वेदर से में आ जाएगा। बट जलवायु क्या होती है, जलवायु ध्यान से सुनिएगा, जलवायु किसी स्थान पर पिछले कई वर्षों के अंतराल में वहाँ की मौसम की स्थिति को बताता है। मतलब जो भी हमारे पास कई वर्षों में जो हमारे वहाँ का जो वहाँ का मौसम रह रहा है, उसके बारे में वो क्या उसको बताता है कि वहाँ का भी मौसम कितना रह रहा है लास्ट 2 ईयर से 3 ईयर से, जो वहाँ का मौसम की स्थिति क्या है, ठीक है, वहाँ का मौसम कैसा रह रहा है, मतलब कोल्ड वेदर रह रहा है या फिर हॉट वेदर रह रहा है, या वहाँ ज़्यादा रेनफॉल्स हो रही हैं, या फिर वहाँ पे ड्राउट की कंडीशन है, मतलब बाढ़ आ रही है। तो इस तरीके के वो बताता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसके अंदर होता है। तो अब ये इम्पैक्ट क्या होता है एनर्जी का, देखो, अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज का भी यूज़ कर रहे हैं या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं क्या होता है, इफेक्ट होता ही है ना। चाहे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, यानी जैसे कि अपने फॉसल फ्यूल्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी इफेक्ट होता है। और जो हम अपने फॉसल फ्यूल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं और जो रिन्यूएबल है, तो उनका भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी का क्या होता है, इफेक्ट होता ही है, ठीक है। इतनी बात समझ लीजिए हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर या फिर हमारे क्लाइमेट के ऊपर। तो पढ़ते हैं, देखिए, ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु में परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है। सही है, ऊर्जा का जो उपयोग, जो यानी जो एनर्जी का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी वजह से जलवायु में परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे क्या हो रहा है, समुद्र के स्तर का बढ़ना, जैसे कि वाटर लेवल बढ़ रहा है ना, मौसम में परिवर्तन आना, मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम गर्मियाँ पड़ रही हैं और ठंडा वेदर कम रह रहा है, कहीं कहीं पर ज़्यादा ठंडा वेदर रह रहा है, बाढ़ आ रहा है उसकी वजह से, ठीक है, सूखा पड़ रहा है, तूफान वगैरह आ रहे हैं, वॉल्केनो इरप्शंस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं, ऊर्जा का प्रयोग करने से जलवायु में परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार की सभी परिवर्तन का कारण, अब देखो ये किसकी वजह से हो रहा है, इस प्रकार के सभी परिवर्तन का कारण किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस में क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास सोलर लाइट है या फिर जो भी वहाँ की हीट है, वो क्या होती है, ट्रैप हो जाती है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है उसमें ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो जब ट्रैप हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर बढ़ेगा। भाई यही तो होता है कि राइज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो कॉज क्या करेगा, मतलब क्या उसकी वजह से होगा, इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा देगा। पहले कहीं होता था 0.8 डिग्री मतलब टेम्परेचर रहता था, ठीक है, ट्रैप टेम्परेचर, बट अब तो कितना हो रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, और आते आते वो 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस में क्या होता है, जो भी हमारे पास हीट होती है वो क्या होती है, ट्रैप होती है। जैसे आप गाड़ी को खड़ा कर दीजिए धूप में, ठीक है, सूरज के लाइट्स के सामने गाड़ी को खड़ा कर दीजिए, सारे शीशे वगैरह बंद करके, तो उसमें जो हीट जो होगी वो क्या, मतलब धीरे धीरे ट्रैप्ड होना शुरू हो जाएगी। तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में भी होता है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आप लोग जानते हैं, भाई मीथेन होती है, क्लोरोफॉर्म होती है, ओजोन होती है, ये सारी क्या होती हैं, CO2 वगैरह ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है। तो राइज इन अ टेम्परेचर कॉज बाई इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस गैसेस। तो इस प्रकार के सभी परिवर्तन का कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पन्न होना होता है, जो कि विश्व में मानव द्वारा गैर नवीकरण ऊर्जा के स्रोतों के ईंधन के रूप में प्रयोग कर बिजली उत्पन्न करना है। तो जो भी हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी फॉसल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, कोल यूज़ कर रहे हैं, भाई ज़्यादा मात्रा में कोल यूज़ करेंगे, ज़्यादा मात्रा में ये सारी चीज़ें हम जो यूज़ करेंगे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस क्या होंगी, बढ़ेंगी, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस बनेंगी, उसके से ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाएगी, कहीं पर ओजोन डिप्लीशन वगैरह शुरू हो जाएगा। तो यही तो क्लाइमेट पे चेंजेस हो रहे हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन डिप्लीशंस हो रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सूत्रों का उत्पन्न के प्रयोग में बिजली उत्पन्न हो रही है, फिर परिवहन के उपयोग करना या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, परिवहन के लिए भी इन सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भाई एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, चाहे वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज तो ज़्यादा ही हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, अगर हम उसका एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज क्रिएट हो रही हैं और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग या फिर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। मतलब टेम्परेचर में कैसे चेंज आ रहा है, जैसे कि सूखा पड़ना, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, या फिर कहीं पर जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना, ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, इसमें देखते हैं और मानव द्वारा ऊर्जा उपयोग के कारण पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, जो मानव द्वारा ऊर्जा उपयोग हो रही है विश्व में सबसे ज़्यादा किस में हो रही है, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। लगभग ऊर्जा का 2/3 भाग पूरे विश्व में ग्रीन हाउस गैस में उत्पन्न करने में व्यर्थ में चली जाती है। ठीक है, 2/3 इतना उसका जो होता है ग्रीन हाउस गैस में चला जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग जलवायु परिवर्तन के कारण, अगर मान लो जलवायु में चेंज हो रहा है, जलवायु मैंने आप लोगों को बता दिया था, जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता तथा ऊर्जा उपयोग करने की क्षमता में बदलाव आ रहा है। तो जो भी जलवायु के चेंजेस की वजह से, यानी कि क्लाइमेटिक्स की चेंजेस की वजह से जो हो रहा है, हमारे ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। जैसे तापमान का अधिक होना, जो मैंने आपको बताया, गर्मियों में कूलिंग के लिए अधिक ऊर्जा का उपयोग होना। जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा एसी यूज़ हो रहे हैं, है ना, और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, हमारे पास एसी यूज़ हो रहे हैं। तो भाई एसी ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर पर इफेक्ट आएगा, ग्रीन हाउस गैसेज जो होंगी वो ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा होंगी तो उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर क्या होगा, राइज होना शुरू हो जाएगा। या फिर क्या होगा, सर्दियों में हम लोग ज़्यादा हीटर का यूज़ करेंगे तो जो भी हीटिंग हमारे पास सब्सटेंस है उनका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट बढ़ेगा। तो ये सारा था हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी ऑन यूजेस ऑफ द क्लाइमेट। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जलवायु क्या होती है। जलवायु क्या होती है, जो हमारे पास पिछले वर्ष में या उससे पिछले कई वर्षों में जो भी हमारा वहाँ का मौसम रह रहा होता है। मौसम क्या होता है, जो हमारे चेंजेस हो रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक, अब एक टॉपिक और बचेगा इसका, उस टॉपिक को भी हम लोग कवर कर लेंगे। इसके नोट्स मिल जाएंगे, मैं इसके नोट्स आप लोगों को डाल दूँगा और सभी लोग नोट्स बनाते रहिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सभी लोग स्टूडेंट्स नोट्स बनाते रहिएगा। तो आज का टॉपिक हम यही वाइंड अप करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूँ कि जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, आप देख लो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो भी फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ हो रहा है तो उसकी वजह से जो हमारा क्लाइमेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है। जैसे कि कोल गैस का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ऑयल्स को जला रहे हैं तो इनसे क्या हो रहा है, हार्मफुल गैसेज निकल रही हैं, वो क्या हो रही हैं, ट्रैप हो रही हैं एटमॉस्फेयर में। अब भाई जाहिर सी बात है, जो हम कोल को जला रहे हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जला रहे हैं तो वो क्या हो रही हैं, ट्रैप हो रही है वो हमारे इन्वायरमेंट में जाकर, मतलब वहाँ से निकल नहीं पा रही है। ठीक है, ट्रैप हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर जो हो रहा है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और फिर वो किसको बढ़ावा दे रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। तो यही सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारे पास इम्पैक्ट हो रहा है। थैंक यू।